हाँ जी, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जेड़े भी अपने सारे। अभी अपने स्टार्ट करते हैं आज पॉलिटी के 4 टॉपिक: कानून व सामाजिक न्याय, लिंग बोध, बाल अधिकार व बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता। पूरा प्योर मैटर 2024-25 की बुक्स, एनसीईआरटी के तथ्य, उसका सार निकाल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्लस आए हुए पीवाईक्यू 2011 से 24 तक जो भी इस टॉपिक में से आए हैं। इन 4 टॉपिक का मतलब है सीधे सीधे 4 प्रश्न, 3 या 4 कम से कम 4 प्रश्न आप मान के चलना। 3 मान लो, 4 मान लो, नहीं तो 3 तो कम से कम यहां से प्रश्न रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई तथ्य अगर रह जाता है तो फिर क्लास ज्यादा बड़ी हो जाती है, देख लेंगे आपका कैसा व्यू रहता है। हमारे पास इससे संबंधित क्या प्रश्न आते हैं, देखो कानून व सामाजिक न्याय, अगर इस पर बात करें, चलो ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, साथ साथ बता दूंगा कि किस तरह के, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बहुत जानना जरूरी होता है कि प्रश्न जो है किस तरह के आते हैं, हमें क्या चीजें याद करनी है। चलो सबसे पहले मैं मेरे बनाए हुए प्रश्नों से आपको रूबरू करा देता हूं। सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु भारत सरकार ने मंडल आयोग की स्थापना कब की? भारत सरकार ने मंडल आयोग, ये किसके जो है बीपी मंडल के निर्देशन में बना था। आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आप कमेंट करके पहले इसका उत्तर दें, मैं फिर शुरू करता हूं आपसे। हाँ जी, उत्तर दें जल्दी 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 जल्दी, जो भी लाइव में आ रहे हैं इसका उत्तर दें। सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु भारत सरकार ने बीपी मंडल के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था जिसको मंडल आयोग कहते हैं। आपको पक्का पक्का याद रखना है, क्योंकि एक ना सच्चर आयोग आएगा, अपने इसी में हम पढ़ेंगे सच्चर आयोग। तो पूछा जा सकता है कि सच्चर आयोग का संबंध किससे है, मंडल आयोग का संबंध किससे है? मंडल आयोग है सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया कि उनके लिए क्या कल्याण करना है। देखिए हमारा जो टॉपिक है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय असल में कि लोगों के साथ, पिछली बार इसमें प्रश्न एक तो ये आया था, निम्न में से संविधान में कौन सा सामाजिक न्याय का हिस्सा नहीं है। मतलब उसमें एक ऑप्शन दे दिया था अवसर की वाला, वो अवसर की समानता है, समानता वाला, तो वो क्या था? वो आर्थिक न्याय का हिस्सा था। देखो न्याय जो है, हमने न्याय बिंदु की अगर बात करनी है तो हमारे पास न्याय होता है सामाजिक न्याय, ठीक है, और क्या होता है आर्थिक न्याय, और क्या होता है, और होता है जी राजनैतिक न्याय। 3 तरह से 3 पक्षीय न्याय के बारे में हमने पढ़ना होता है अपनी बुक में, जो अपने रीट के सिलेबस में जो है सामाजिक न्याय, और उसमें से एक प्रश्न आता है। और मजेदार बात इसमें यह रह जाती है कि सामाजिक न्याय से संबंधित हम संविधान में भी पढ़ लेते हैं, कि जैसे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 15 में, मैंने आपको करवाया था लास्ट क्लास में, जो अनुच्छेद 15 हो गया। और इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा अनुच्छेद 15 भी ये बात करता है, फिर स्वतंत्रता वाले में भी थोड़ी सी, समानता वाले में तो बेसिकली 14 से लेकर 18 तक न्याय की बात, समानता वाले न्याय की बात की गई है कि सभी को बराबर रखना है। सामाजिक न्याय से संबंधित एक टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन से वर्गों के साथ न्याय। एक वर्ग हो जाएगा जी जो हम मान लें अल्पसंख्यक वर्ग, एक हो जाता है अल्पसंख्यक वर्ग। फिर एससी एसटी मोस्टली इनके लिए, या स्पेशली कोई महिलाओं के लिए या बालकों के लिए, महिलाओं के लिए कोई मिशन चलाया गया या कोई आयोग बना, उसकी अगर बात की जाती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ने लायक बिंदु ये होंगे कि स्पेशली मान लो मुस्लिम समुदाय के लिए कोई सुधार की कोई योजना चलाई गई, कोई मिशन चलाया गया, तो किस सन में और उसका उद्देश्य क्या था। सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोई अगर नियम कानून, कोई रूल रेगुलेशन बना तो हमें वो याद रखना पड़ेगा। एससी एसटी के लिए अगर कुछ बना या महिलाओं के लिए कोई कानून बना, इसमें से प्रश्न आते हैं। हमारा पहला प्रश्न, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु भारत सरकार ने एक मंडल आयोग की स्थापना की गई थी, और वो मंडल आयोग बनाया गया था जी 1979 में। कब बनाया गया था? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, 1979 में स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिए।
चलिए अब आपके पास चार ऑप्शन है, यहीं से हल हो जाएंगे। मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूं ताकि लाइव वाले बच्चे कोई बार जो लेट आते हैं जल्दी से आ जाए। अब ये जो है 1993 सिर पर मैला ढोने वाले, देखो सारे तथ्य जो हैं एनसीईआरटी से निकाले गए और डायरेक्ट प्रश्न लाइनें उठाई गई हैं सिर पर मैला ढोने वालों के लिए, कि जो ऐसे पहले ये काम हुआ करते थे कि सिर पर वो उनको मैला जो है गंदगी जो है उनका ढोने का काम होता था, उस पर रोक लगाई थी कि ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा। वो कानून 1993 में बना था। 89 में क्या बना था, 8-9 में क्या बना था, जातीय भेदभाव जो है, जातीय भेदभाव या मैं कहूं अस्पृश्यता या हम कहें अस्पृश्यता, अस्पृश्यता जातीय भेदभाव या अस्पृश्यता निवारण हेतु कानून बना। जातीय भेदभाव या अस्पृश्यता निवारण हेतु कानून कब बना, 1989 में, 1989 में यह कानून बना था। ठीक है, ये याद रख लिया कि जातिगत। अब आप ये बताओ अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को मिटाने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? कल ही हमने पढ़ा था ताजा ताजा, अस्पृश्यता छुआछूत वाला अनुच्छेद कौन सा था, अनुच्छेद 17 की छुआछूत को मिटाने की, अस्पृश्यता को मिटाने की बात कही थी। 17 तक उपाधियों का अंत कौन सा था, अनुच्छेद था 18, अगर आपको याद हो तो। अब फिर आ गया 1979 में क्या था, मंडल। ये 79 में मंडल, बीडी का मंडल होता है ना, देसाई पुणे बीडी को मंडल आवे नहीं तो थे माइंड में रखियो कि 9 बीडी को आवे और 7 बीडी को, 7-9 ऐसे माइंड में याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन करेंगे। 8-9 तो आपने ध्यान रखना कि जातीय भेदभाव ना बड़ा नहीं है, 7 और 9 में तो 2 का फर्क है, लेकिन क्या आप कहते हैं 19-20 का फर्क है, मतलब थोड़ा सा एक 8 और 9 में एक आंकड़े का फर्क है। जातीय भेदभाव तो आज भी खत्म नहीं हुआ है, चल तो रहा है, लेकिन बस एक फर्क रहा है, 8-9 के अंतर से चल रहा है, जिस दिन 9-9 हो जाएगा मतलब जातीय भेदभाव खत्म हो गया। चलिए 2005 से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट, 2005 से संबंधित 2 वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनमें से प्रश्न पूछने के चांसेस बहुत रहते हैं। 2005 में क्या बना था, एक तो महिलाओं के लिए कानून बना था। महिलाओं के लिए क्या बना था, महिलाओं का घर में जो मान लो शोषण, मतलब मैं कहूं घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के लिए 2005 में कानून बना था। और क्या बना, और बना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या बना, बाल अधिकारों के लिए अधिनियम बना, बाल अधिकार संरक्षण। तो ये 2 काम 2005 में हुए थे। नए बच्चों के लिए अजीब लग सकता है, हो सकता है कुछ बच्चे आज पहली क्लास में आए हों, तो आप एक बार के लिए ये जजमेंट मत कर लेना कि क्लास हमें किसी ने बताया देखने आगे। आप 42 क्लासें इससे पहले लगाई हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं उन 42 क्लासों में से कम 55 प्रश्न आएंगे, कम से कम, ये मैं कहता हूं 55 प्रश्न उसके सारे आपके सही होंगे। और वो मटेरियल आपको टेलीग्राम पर दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि उसकी सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है। फिर आपके सिलेबस का अच्छे से रिवीजन हो जाए, हमने वो टेस्ट संतवीर सर वाला टेस्ट वाला जो टारगेट 2025 रीट वाला, उसमें आपके लिए निःशुल्क क्विज की सुविधा। हाँ, 1-2 प्रश्नों कई बार गलत उत्तर लग जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, आपने तो अपना मूल्यांकन करना है ना, आपका बहाने से फ्री में रिवीजन हो रहा है। चलिए, तो नए बच्चों को लिए मैं आपने क्या करना है, नए बच्चों 2005 में क्या हुआ, महिलाओं का शोषण जो घरेलू हिंसा महिला पर होती है उसकी रोकथाम के लिए कानून कब बनाया गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो बचाव करने के लिए रोकथाम हेतु कानून 2005 में। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना, 2005 में। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना, 2005 में। सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु भारत सरकार ने मंडल आयोग कब बनाया। तो एक प्रश्न यह भी बन जाता है, मंडल आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए, SC/ST के लिए, या कुछ भी वो दे देगा। आप सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए, सामाजिक पिछड़ापन भी है और शैक्षिक दोनों की बात की है इसने, इस बात का ध्यान रखना है एक एक अक्षर का। और 8-9 में क्या है, अस्पृश्यता का निवारण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17 में है। लेकिन फिर एक एक्ट बनाया गया कि अगर भेदभाव होता है, देखो संविधान तो अपना
50 में लागू हो गया कि अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव नहीं करना, जातीय भेदभाव, चलो ये इस तरह का भेदभाव नहीं करना अस्पृश्यता वाला। लेकिन फिर भी 1989 में जाकर एक अधिनियम बनाना पड़ा, मतलब छुआछूत वाला, भेदभाव वाला मसला अभी तक चल रहा था, लोगों को एक समान नहीं समझा जा रहा था, सामाजिक न्याय जो है दरकिनार, सभी को एक बराबर समानता का अधिकार नहीं दिया गया। तो फिर क्या कर दिया गया कि अस्पृश्यता, जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए अस्पृश्यता जातीय भेदभाव निवारण अधिनियम, जो पीडीएफ आपको दी जाएगी उसमें सब कुछ दिया हुआ है टेलीग्राम पर, आप चिंता न करें। तो वो 89 में बनाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 2, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा व देह व्यापार की रोकथाम हेतु घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, ये देखो आगे ना, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ भाई? 2005 में लागू हुआ। कब हुआ? 2005 में। न्यायपूर्ण समाज, ये ना देखो कक्षा 11 की बुक में ये टॉपिक हमें किस किस बुक्स में मिलते हैं? कक्षा 7, 8, कक्षा 11, कक्षा 3, 7, 8, 11 में ये टॉपिक डायरेक्ट हमें मिलते हैं, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं उन्हीं में से आज ही अपने स्कूल में जब मेरे को फ्री टाइम मिला उसमें मैंने तथ्यों को और कुछ कल बैठ के एकत्रित किए। तो ये परिभाषाएं दी हुई थी भाई, आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ये अंबेडकर साहब की परिभाषा है। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना, तो बढ़ती हुई भावना, घटती हुई भावना वाली परिभाषा की बात कौन कर रहा है? अंबेडकर साहब कर रहे हैं इसकी बात, थोड़ा सा ये याद रख लेना एक इसी चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम सीधा लिखा हुआ है सामाजिक न्याय 11वीं में, और हमारे डायरेक्ट नाम है वो सामाजिक न्याय। तो उसमें लिखा हुआ है कि रॉल्स एक व्यक्ति है, उसने अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत दिया है। अब अज्ञानता के आवरण का मतलब क्या है कि खुद व्यक्ति ये निर्णय करता है कि समाज को किस तरीके से संगठित किया जाए। मतलब मेरे को पता चला कि यार भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ, ये गलत हो रहा है, तो मैं बैठा बैठा सोचूं अज्ञानता का आवरण, मतलब जो ज्ञान है नहीं, जिसका पता नहीं है, उसका आवरण एक मैं मन में एक इस तरह से बनाऊं कि पूरे समाज को संगठित कैसे किया जा सकता है। मैं कहूं अब आज के समय में देखो अपने तो या नहीं, वो जो है दूसरी जाति में विवाह वाला और जो बड़े शहरों में नॉर्मल कर दिया गया, अच्छा है या बुरा नहीं है वो आप जानते हैं भाई, मैं तो इसमें क्या बोलूं आपको ना। तो ये थोड़ी सी समाज की अपमान की घटती और बढ़ती भावना वाली परिभाषा जो है ना, घटती बढ़ती भावना किसकी है? अंबेडकर साहब की भावना घटती बढ़ती रही। ठीक है, न्याय में एक ये परिभाषा, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, तो करना सही न करना गलत। अब परिभाषा समझाऊंगा, आपका समय इतना मैंने नहीं खराब करना, मैं आपका वो इसको एक एक को एक्सप्लेन करके और बड़ा समझा सकता हूं, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ गलत और सिर्फ सही वाली बात अगर वो परिभाषा दी है तो वो कौन से किसने दी है? जे.एस. मिल ने दी है। अगर परिभाषा सामाजिक न्याय से संबंधित पूछी जाती है, एक अंबेडकर साहब की है पूरी बुक में और एक जे.एस. मिल की है। रोल्स ने अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आपको विद्वान बाद में बना दूंगा, समय कम है। रीट के पेपर के बाद आपको मेंस की तैयारी करवाऊंगा तो एकदम एक एक समझा समझा के, या मैंने इससे पहले की जो 41 वीडियो बनाई है, 42 वीडियो है ना, उसमें एसएसटी की भी है, उसमें साइको की भी है, उसमें राजनीति की भी है, उसमें भूगोल की भी है, तो आप देख लेना, उसमें आपको अच्छे से बताया हुआ। अब समय कम है थोड़ा सा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य हेतु समान वेतन देने की बात की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? पहली बात तो अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ये आया है। धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ये वो टॉपिक है जो उठा रखे हैं, जिनको आपको पढ़ते हुए इसमें क्या पढ़े भाई, मान लो सीधा जो बच्चे हैं मूल अधिकार मूल करते हुए तो चलो सुना होता है, नाम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या पढ़े? तो इसमें ऐसा ही मसला होगा, आपको इनको रटना पड़ेगा अच्छे से। हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या है, ये आपको कल करवाया था अच्छे से, मूल अधिकार मूल करते हुए। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत वाला, अस्पृश्यता वाला, छुआछूत वाला, या मैं कहूं अस्पृश्यता को मिटाने की बात अनुच्छेद 17 में की गई है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, क्या बात की गई है? अवसर की समानता।
कि सभी को समान अवसर, जिसमें फिर 16 जो फॉर इसका है 16 अनुच्छेद का चौथा पार्ट है, उसमें आरक्षण वाली और उस मसले पे डिस्कशन किया है। इसका मतलब बचा कौन? 39। और असल में क्या है 39 का चौथा पार्ट ए बी सी डी कै ख ग घ 39 घ में जिस तरह मौलिक कर्तव्य है 51 कै में, उस तरह समान कार्य हेतु समान वेतन यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। सामाजिक न्याय की बात मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में की गई है। तो रीट में नीति निर्देशक तत्व लगते नहीं, लेकिन ये सामाजिक न्याय लगता है, तो वो अनुच्छेद आपको यहां पर दे दिया गया है। अनुच्छेद 15 व 17 आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, याद रख लेना। वैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित भी है और सामाजिक न्याय से संबंधित भी है। जातीय भेदभाव व अस्पृश्यता को रोकने हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम, याद कर लो। जातीय भेदभाव का मसला ज्यादा नहीं है, बस 1 अंक का फासला है, 1 अंक का। 7-9 है, नहीं है। 9-3 सिर पर मैला ढोना, हाँ ये भी नहीं है। और क्या है? 8-9 है, 8-9 है। जातीय भेदभाव व अस्पृश्यता, अस्पृश्यता वाला अनुच्छेद बार बार लिखूंगा कि आपके याद हो। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत लोगों के साथ ये भेदभाव ना हो, अनुच्छेद 17 में बात की गई है। अधिनियम कब बना जातीय भेदभाव अस्पृश्यता वाला? 1989 में बना। प्रश्न संख्या 7, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट कब पारित किया गया? इसको हम कह सकते हैं हिंदी में सिर पर मैला ढोने वाले जो हैं उनसे ये काम अब नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, अब तो आपको पता साफ करने के लिए वो आ जाता है, पाइप से डाल के और खाली करो, और आप समझ गए होंगे ना, गूं गूं की आवाज आती है। वो काम पहले लोगों सिर से करवाया जाता, साफ सफाई काम क्या। चलो जी, अब ये कानून कब बना है? ये कानून बना है 1993 में बना है। एक बात जरूर याद रखना, सिर पर मैला ढोने वालों को यह काम नहीं करवाया जाएगा। अब ये हो गया। और हाथ से फिर क्या, चलो सिरों को नहीं, हाथों सफाई कर दो, ब्रश ले गए रिया कर दो। हाथ से मैला उठाना, सफाई अलग बात है, मैला उठाना अलग है। ठीक है, अब ये वाला कानून कब बना है? 2013 में। अब इसमें मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी। आप सभी सभ्य संस्कारी हैं, आप इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो हाथ से मैला उठाने वाला जो कानून है, भाई भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ, हंसने वाली बात अलग है, ऐसा लोगों ने फेस किया है। तो सरकार ने 2013 में सिर से मैला उठाने वालों के लिए कानून, 1993 में। 1989 में क्या था? अस्पृश्यता शब्द याद रखना, जातीय व अस्पृश्यता, अस्पृश्यता 8-9। ठीक है, 1979 में क्या था? मंडल, देसाई पुणे मंडल आयोग था। 2005 में क्या था? एक तो महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा हो रही है उस पर रोक के लिए कानून बना। और क्या बना? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना। बाल अधिकार संरक्षण, बार बार लिखूंगा, आपके पक्का रटा जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ। चलो, बहुत आसान प्रश्न है, आपने इसका उत्तर देना है। देखते हैं, समाज में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है भाई, बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, 8वीं की 7वीं की छोटी किताबों में डायरेक्ट दिया हुआ है। हाँ बताओ, समाज में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? अवसरों की समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक नीतियां, अवसरों की असमानता। बताइए क्या है? अवसर की समानता अनुच्छेद कौन सा है भाई? 16। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। राजनीतिक आर्थिक नीतियां, इसका ठीक उत्तर है ये। आर्थिक असमानता कि लोग आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसे वाले दृष्टिकोण से मतलब असमानता का शिकार हो रहे हैं, तो उसका कारण है अवसरों की असमानता, न कि अवसरों की। भाई समान अवसर मिल गए तो फिर देखो, ये जब आप ध्यान लगा के पढ़ोगे फिर जाके बात क्लियर होती है। नहीं तो ये सुना होता है अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है, लेकिन आर्थिक रूप से असमानता का शिकार हो रहा है। हमारे पास सामाजिक न्याय की बात थी, ठीक है, सामाजिक असमानता की बातें हमने कर ली। यहां पर समाज में, क्योंकि समाज का ही हिस्सा है आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय
जो है आर्थिक असमानता का मुख्य कारण अवसरों की असमानता है। अच्छे से रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सच्चर समिति आ गई भाई। सच्चर समिति से संबंधित कुछ बातें हैं, पढ़ता हूं मैं। इसका गठन मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने हेतु किया गया। 2006 में गठित इस समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सच्चर थे। एक समिति हमने इससे पहले पढ़ ली, वो थी मंडल आयोग, बीपी मंडल वाला, ठीक है। कब बना था हमने पढ़ लिया 1979। मतलब इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सिस्टम में हमने दो समिति आयोग की बात पढ़नी है। एक समिति है सच्चर समिति और एक है मंडल 1979। मंडल का संबंध किससे था? सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए, ठीक है जी। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय के 6 से 14 वर्ष के 25% बच्चे या तो स्कूल छोड़ चुके हैं या कभी स्कूल नहीं गए। सभी कथन सत्य है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं ही उत्तर बता दूंगा, क्योंकि आपको ज्यादा पहले बताया नहीं गया कि आज का टॉपिक क्या है। हाँ, बता दिया था शायद कल। बताओ क्या है इसका उत्तर? नए बच्चे हैं उनकी, जो पुराने डेली मेरे को 1 महीने 1.5 महीने से अपने जो जंग शुरू की है मेरे साथ जो लगे हुए, तो इसका ठीक उत्तर है 2006 में गठित इस समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सच्चर थे। यह समिति 2006 में नहीं 2005 में गठित हुई थी। अब हमारे पास 2005 में याद करने जो गया 3 बातें होगी। पहली बात कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए अधिनियम कब बना? 2005। तीसरा हमारे पास हो गया सच सच बोल लो। 2005 में क्या 3 काम हुए कि नहीं? सच सच बोलना है तो सच्चर समिति भी। अब सच बोलने वाली समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र सच्चर। किसके लिए बनी? मुस्लिम समुदाय के लिए। किस तरह की? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का जायजा लेने के लिए। मंडल आयोग क्या, किस काम के लिए? सामाजिक व शैक्षिक। ध्यान रखना, शब्दों में ही हेरफेर करेगा वो कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और अन्य किसी तरह की राजनीतिक स्थिति का। तो सामाजिक व आर्थिक स्थिति में जो उनका पिछड़ापन है, सामाजिक व शैक्षिक, उसके लिए मंडल था। तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने हेतु मुस्लिम समुदाय के लिए। तो यह गठित कब की गई है? 2005 में। तो इसका मतलब यह बात असत्य थी कि 2006 में गठित। असत्य हो गया ये कथन, क्योंकि ये 2001 ये शब्द आया, गेटो नहीं है, ये है घेटो। क्या है? घेटोआइजेशन। ये क्योंकि 7वीं 8वीं वाली बुक में जब जहां ये चैप्टर पढ़ रहा था मैं, तो वहां एक शब्द आया घेटोआइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे इलाके जहां एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। अब कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के साथ जब भेदभाव और ये होने लगा तो वो उसे एक जगह पे रहना पसंद करते हैं। अल्पसंख्यक थे, वहां भेदभाव हुआ तो अब वो वहां जाके शिफ्ट होने लग गए जहां वो बहुत ज्यादा हो गए, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि हमारे साथ कोई भेदभाव किया जाता है। तो ऐसा इलाका जहां एक ही समुदाय के लोग रहते हैं उसको कहते हैं घेटोआइजेशन। एक शब्द आया था, पता नहीं चलता एग्जामिनर कहां से क्या पूछ ले, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। ये लिंग बोध से संबंधित कक्षा 7 की बुक में थोड़े से तथ्य दिए गए थे, मैं उसमें बता देता हूं। ये सुगंधा और दिद्दा ये शब्द थे, थोड़े से मिस्टेक हो गई, ना याद रहे तो कोई नहीं, आप रिस्क ले लेना, पीपीटी में सही कर देंगे, उसमें पीडीएफ में वो देख लेना। इसमें वैसे कि विधवा विवाह हेतु प्रयास किसने, क्योंकि ये जो तथ्य है ना, आपके पुनर्जागरण आंदोलन मैंने आपको करवाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और अच्छे से आपको वहां एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इसका प्रश्न आता ही है। ईश्वर विधवा विवाह हेतु प्रयास कौन कर रहा था कि विधवा विवाह करवा सके पुनः? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और विधवा विवाह अधिनियम कब बना था? 1856 में विधवा विवाह क्या बना? अधिनियम। कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। ये पुनर्जागरण वाली में करवाया हुआ है, इसका हिस्सा उसका हिस्सा ज्यादा बनता है, ये इसका नहीं। नारी उत्थान हेतु कौन कार्य कर रहे थे? ज्योतिबा फुले। बुक कौन सी लिखी थी? गुलामगिरी। और किसकी चाबुक, वो बुक लिखी थी ना, वो वहां मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? 928 है राजस्थान का लिंगानुपात। और क्योंकि लिंग बोध की बात की गई है इसलिए आ जाता है। महिला साक्षरता कितनी है? 52.10% है महिला साक्षरता। और राजस्थान का लिंगानुपात
यानी कि अगर लड़के 1000 हैं तो लड़कियां कितनी होगी? लड़कियां 928 ही हैं, छड़े रह जाएंगे सारे अपन। ठीक है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु धन जुटाने के लिए कौन सी योजना चलाई है सरकार ने? सुकन्या समृद्धि योजना। ये कुछ योजनाओं के नाम दिए हुए थे। महिला व बाल कल्याण हेतु कौन सी योजना है? जननी सुरक्षा योजना। और लिंगानुपात समानता लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना चलाई गई थी। चलिए अब हम प्रश्नों को दूसरे चैप्टर के मतलब सामाजिक न्याय वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। उसमें जितने प्रश्न बनते हैं 3 किताबों में सामाजिक न्याय वाला प्रश्न आएगा तो इनमें से आएगा, पक्का बता देता हूं कि उसको रट लो। ठीक है। अब बाल अधिकार बाल संरक्षण इनमें अपना प्रश्न आएगा, इसी में से आएगा, क्योंकि सार तो एग्जामिनर ने खुद आपके, मैं ये बातें क्यों कहता हूं कि प्रश्न आएगा पक्का। मैंने 42 वीडियो बनाई, उसमें से 55 या 60 प्रश्न है। क्यों कहता हूं? मैं बाबा जी थोड़ी हूं। आपके सिलेबस के नीचे लिखा है हम पेपर बनाएंगे 2024-25 की किताबों में, और इससे पहले वाले पेपर उठा के देख लो, उसमें से आते हैं। बड़ी बड़ी पोथियां गाइडें उठा के घूम रहे हो। रीट को ज्यादा इज्जत मत दो, इसका 30-35 दिन का ही खेला है। अभी सुबह वीडियो डाल दूंगा कि 30 दिन में क्या क्या गलती नहीं करनी, क्या क्या कैसे पढ़ना है। 30 दिन में रीट। अगर कोई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहा है ना, उनको लगता है कि हमारा तो जो है टाइम खराब हो जाएगा। सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी में ये टॉपिक दिए हुए हैं कॉमन। एक आधी लैंग्वेज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि हम थर्ड ग्रेड का पेपर भी दे सकते हैं। सेकंड ग्रेड के बाद आप फ्री हो जाओगे तो 3-4 महीने बाद फर्स्ट जो थर्ड ग्रेड का पेपर होगा आप उसके लिए योग्य होंगे। तो रीट अगर कोई आज से शुरू करे या कल से शुरू करे तो खेल सारा 31 दिन का ही है, चिंता मत करो। मैंने बहुत से लोगों को 25-25 दिन पढ़ा के रीट में 100+ स्कोर लाते देखा है, और उनको बस प्रॉपर गाइड कर दिया कि इतना इतना यहां से पढ़ लो और न्याल का। कोई बड़ी बात है ही नहीं। उन वीडियोस को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो डायरेक्ट ही प्रश्न सही है, यहां से आ जाते हैं। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा बालकों के अधिकारों हेतु कौन से अधिकार प्रस्तावित किए गए? और यह संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का एक सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ, किस विषय में? बाल अधिकार से संबंधित। आप वो यूनेस्को यूनिसेफ वो शाखाएं पढ़ते हैं जो यूनेस्को वगैरह, कि बालकों के अधिकार में वर्ल्ड वाइड की उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि हमने बाल अधिकार बाल संरक्षण पढ़ना है तो हम सेंटर से ऊपर से लगेंगे। यूएनओ ने इससे संबंधित अधिवेशन कब बुलाया? बालकों के अधिकार के लिए 1989 में। 1989 में सामाजिक न्याय वाले में हमने क्या पढ़ा था? जातीय व अस्पृश्यता भेदभाव को दूर करने वाला अधिनियम 1989 में। 1989 में हमारे यहां अधिनियम बन रहा था, और उधर यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार के लिए अधिवेशन बुला रखा था। बात के लिए अब इस अधिवेशन में बालकों के 4 तरह के अधिकारों की बात की गई कि उनको जीने का अधिकार। अच्छा, जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? अगर संविधान की बात करें, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएंगे। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। 21A में शिक्षा का अधिकार। कल वाली क्लास, आज जो बच्चे आए हैं तो मैं यहां पजल नहीं करूंगा, आप उसमें मैंने करवाया हुआ है, वहां से भी कल वाली क्लास से 2 प्रश्न आने हैं, फिक्स है। 2 नहीं तो 1 आ जाएगा, 3 यहां से आ जाएंगे, 4 और 1 पहले वाले से, तो 5 प्रश्न हो जाएंगे। वहां से 2 आ गए तो इधर से कम हो जाएंगे, वहां 1 आया कल वाली से तो यहां 3 हो जाएंगे। ठीक है, और 2 उधर से हो जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके 5 है जो प्रश्न आपके प्रत्येक यूनिट से आते हैं वैसे आ जाएंगे। चलिए, अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है। तो जब वो सम्मेलन अधिवेशन हुआ उसमें बालकों के 4 अधिकारों की बात की गई। बुक में डायरेक्ट दिए गए हैं, पूछ सकता है कौन से उस अधिवेशन में अधिकार की बात नहीं की गई? जीने का अधिकार, विकास का जो चाइल्ड डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, संरक्षण का अधिकार की बात की गई, और भागीदारी का अधिकार, हर काम में उनकी बराबर भागीदारी हो, ये सभी अधिकारों की बात की गई है। अधिवेशन कब बुलाया गया? 89 में। अब इसमें जिन अधिकारों की बात की गई, भारत सरकार ने उसको कब मान्य किया, लागू किया या फॉलो किया? 1992। यहां से प्रश्न आया हुआ है पिछली बार कि 1992 के बाल अधिकारों से संबंधित जो अधिनियम बना था, भारत सरकार ने, देखो इसे क्या है, 11 दिसंबर 1992
को इसको सहमति दी, तो उसमें पूछा गया था कि उसके किस अनुच्छेद में यह बात लिखी गई है। तो इस अधिनियम जो योजना बनी उसके अनुच्छेद 42 में वो बात लिखी गई थी। तो वो थोड़ा डीपली जाके प्रश्न पूछा गया था। अब ये जो है कितने अधिकार स्वीकार किए गए यूएनओ के अधिवेशन में, ये 4 अधिकार, और इनको भारत सरकार ने मान्यता कब दी गई है? 1989 वाले को 11 दिसंबर 1992 को, और 11 दिसंबर 1992 के अंदर जाके पिछली बार प्रश्न पूछा गया। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु सरकार ने पीसी एंड पीएनडीटी कानून कब बनाया? चलो ये आप बताएंगे भाई, थोड़ा सा आपको कष्ट देते हैं। 93 में हमने पढ़ लिया क्या हुआ था, 94 में हमने पढ़ लिया, 95 में हमने पढ़ लिया, तो क्या ये 96 हो सकता है? चलो 2006 हो सकता है क्या? बताओ जल्दी जल्दी। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु 1993 में सिर पर मैला डोलने वालों की बात, 2005 में, ऐसे सन में याद रखा करो कि 2005 में कितनी बातें हैं। 2005 में हमने 1, 2 और 3 बात पढ़नी है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने की, और क्या पढ़नी है, और हमने पढ़नी थी बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और क्या हुआ था 2005 में सच्चर समिति बनी थी। घरेलू हिंसा, महिलाओं पर, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम और सच्चर समिति, इस तरह से हमने। बाल अधिकार 5 में ही था क्या? चलो हो सकता है आज कोई मिस्टेक ना होगी, नहीं हुई होगी, चिंता मत करो। 1993 में हमने वो पढ़ लिया था। तो कन्या, पहली तो बात कि पीसी एंड पीएनडीटी कानून है क्या, पहला ये प्रश्न। पीसी एंड फुल फॉर्म का और कुछ भी मसला नहीं होगा, बुक में कुछ है नहीं, तो एक्स्ट्रा बात आपको पढ़ाएंगे। पीसी एंड पीएनडीटी कानून क्या है? यहां मैं गूगल सर्च करके और यहां आपको लिखवाता फिर कोई मतलब नहीं है। पीसी एंड पीएनडीटी कानून किस संदर्भ में है? वो लिख देगा बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित, वो लिख देगा महिलाओं पर घरेलू हिंसा से संबंधित, वो लिख देगा SC ST, वो लिख देगा अस्पृश्यता। तो ये क्या है? कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम लगाने हेतु कानून है, पीसी एंड पीएनडीटी। कब बना? अब उत्तर आता है 1994। अब 2006 में क्या हुआ था? 2006 में हुआ था बाल विवाह, बाल विवाह पर रोकथाम हेतु अधिनियम। अब एक शब्द ध्यान रखना आप, एक अधिनियम आएगा 2000 में, एक आएगा 2006 में, एक आएगा 2012 में। अभी हम याद करते हैं इनको। देखो लॉजिकली एक दिमाग में आपने एक बनाना है, एक इमेजिनेशन, कि कोई व्यक्ति है वो बड़ा मेहनती है, बहुत श्रम करता है। जब मेहनती है, श्रम करता है, डेली का 2000 रुपया कमावा, डेली तो कितने ले होता है? 2000 रुपये। बहुत मेहनती है, श्रम है, तो उसका विवाह होगा या नहीं, ये बताओ। तुम मैनू ना कह दो फिर थोड़ा तो होया नहीं, सर जी थारे तो हो को नहीं होया, तो भाई नहीं हो। अब श्रम इमेजिन करना है कि बहुत मेहनती है, श्रम करने वाला है, डेली का 2000 श्रम वाला। ये है क्या? बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम। ऐसे ही इनको कोई, वैसे तो भूल जाओगे आप, पहले बता देता हूं इमेजिनेशन करके, कि बहुत ज्यादा श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, 2000 रुपए डेली के, तो उसका क्या हो जाएगा? बाल, उसका क्या हो जाएगा? विवाह। तो विवाह से क्या? बाल विवाह पर रोकथाम हेतु अधिनियम 6 जोड़ देंगे, +6, और इधर भी +6 है। अब जब इसको विवाह हो गया, विवाह के बाद आदमी ना, उसकी जो मन मर्जियां और वो चलती नहीं है सारी, वो क्या हो जाता है? पैक हो जाता है। क्या हो जाता है? पैक। पैक से 2012 में प्रश्न आया हुआ है, पोस्को या कौन सा वो पोस्को जो एक्ट था, वो आगे पैक से, उसको याद रखेंगे। 6 जोड़ना है, पहले श्रम करवाएंगे, विवाह हो जाएगा, उसके बाद वो किसी का पैक करेगा, उसकी आजादी वजादी सब छीन ली जाएगी। अब तो उसको भैया, उसको इशारा होगा, चल पांडे मान के लिया, करना पड़ेगा, क्या करेंगे। इसलिए मैं डरता हुआ शादी नहीं कर रहा, मुझे पता है मेरे साथ बहुत बुरी होने वाली है। तो 3 अधिनियम मैंने आपको यहां याद करवाने का प्रयास किया है।
फिर भी आप और 2-3 बार इसको रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि एक्ट बहुत हो जाते हैं। अब ये सारे बाल से संबंधित है, बाल श्रम, बाल विवाह, ये भी बालकों से संबंधित है, ठीक है। अब फिर आ जाता है, इसको हिंदी में लिखे, हिंदी में लिख देते हैं तो बाल यौन शोषण, हिंदी में बाल शोषण, वो इसके शॉर्ट फॉर्म पैक्ट से याद, पोस्को पोक्सो क्या है वो बनती है। तो मतलब ये बाल श्रम है, बाल विवाह है, बाल यौन शोषण है। और महिला जो घरेलू हिंसा वाला, तो 2005 में हमने 3 बातें याद रखनी है, महिलाओं पर घरेलू हिंसा, शब्द याद रखने हैं घरेलू हिंसा। 2005 में और याद रखना है बाल अधिकार, बाल अधिकार वाली एक बात 2005 में आएगी, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और 3 नंबर बात होगी सच्चर समिति, क्या होगी? सच्चर समिति। ठीक है गुरु जी, बात क्लियर होगी साढ़े। 2006 में बाल विवाह। अब प्रश्न क्या था? कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु सरकार ने पीसी एंड पीएनडीटी कानून कब बनाया? 1994। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूर हो जाता हूं भाई। अब मुझे यह लगता है कि आज अपनी क्लास मैंने ज्यादा लंबी नहीं करनी क्लास, फिर वो कचरा सा हो जाएगा। 2 टॉपिक, ये 3 टॉपिक कर लेते हैं। एक टॉपिक जो है ना मतदाता सूचना, उसमें बहुत सारे तथ्य हैं, 4 किताबों का सार है, और उसमें से पक्का प्रश्न एक तो फिक्स, वहां से तो पक्का ही है। बाल विवाह यहां से भी एक पक्का है। सामाजिक न्याय वाले में कई बार उसकी मर्जी, वो ज्यादा उधर वाले से पूछ ले। तो बाल विवाह रोकथाम में तो सरकार ने कानून कब बनाया? आ जाओ, बाल विवाह रोकथाम, बाल विवाह 6 जोड़ना है, श्रम में 6 जोड़ना है, बाल विवाह श्रम अधिनियम 2006। प्रश्न संख्या 4। अब मैंने आपको याद करवा दिया, अब देखना कैसे हल होते। बाल श्रम रोकथाम हेतु सरकार ने श्रम 2000 रुपए, श्रम बड़ा श्रम, बहुत मेहनत है, श्रम क्या होता है? मेहनत, मजदूरी, श्रम करना, तो बहुत मेहनती है। कितने रुपए लाता है डेली के? 2000। जब 2000 रुपए लाएगा तो उसकी विवाह कर देंगे, 6 जोड़ के 2006 में बाल विवाह पर रोकथाम। 2005 में क्या है? बाल अधिकार वाला, वो तो 2005 में 3 बातें आपको याद करनी है। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल शोषण वाली है, बाल शोषण वाली बात कि बड़ी कोई फैक्ट्री वगैरह में भारी भरकम काम में उनको नहीं लगाया जाएगा। किसको? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम जोखिम भरे काम नहीं करवाए जाएंगे, ये अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। आपको पता है अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध जो है बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, उनको एक अधिकार दिए गए हैं, तो वो अनुच्छेद 24 और 25 में है। चलिए प्रश्न संख्या 5। बाल यौन हिंसा के रोकथाम हेतु सरकार ने लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम पोक्सो, आ गया ना? आ गया। पोक्सो कब बनाया? ले जी एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। 2000, 2000, 2006, 2012। इसमें श्रम करवाएंगे, मेहनत मजदूरी कर लेगा, बढ़िया 2000 डेली के लाएगा तो उसका विवाह कर देंगे। विवाह हो गया तो उसके बाद वो हो गया पैक्ट। पैक्ट का मतलब पोक्सो, पैक्ट का मतलब पोक्सो। भाई अब वो कहीं उसकी आजादी खत्म होगी विवाह के बाद, तो पोक्सो वाला। ठीक है, अब ये तीनों अधिनियम आपने याद करने। पोक्सो का हिंदी में क्या है? बाल यौन हिंसा के रोकथाम हेतु सरकार ने एक अधिनियम बनाया। पोक्सो की फुल फॉर्म है लैंगिक अपराध बाल संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराध बाल संरक्षण अधिनियम ये कब बना है? ये बना है जी 2012 में। स्क्रीनशॉट लेना है कि ले लो? 2005 वाला भी चलो यहां लिख देता हूं। 2005 बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है ना। और एक ना वैसे थोड़ा सा लेट हो जाती है पीडीएफ मिलने में, बस इतनी दिक्कत है, बाकी तो पीडीएफ बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है। और फिर ये कहते हैं कि ये जो पोक्सो वाला एक्ट है ना 2012 यौन हिंसा से बच्चों को बचाने के लिए, इसमें 2018 में संशोधन किया गया है और उसमें एज लिमिटेशन वाला कि इससे कम एज वालों के साथ अगर वो 17-18 वर्ष से कम के बच्चे के साथ अगर यौन शोषण होता है तो उसको तो डायरेक्ट फांसी देने की बात की गई है ऐसा अपराध करने वालों को। 2018 में उसमें संशोधन किया गया भाई। फांसी वाला आपको पता है बीजेपी सरकार के समय में ये मुद्दा हलचल हुई थी। इसमें बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आ गया। अब तो सीधे उत्तर आ रहे हैं या नहीं? 2005 में 1989 में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की बात हुई थी। 2000 में
बाल विवाह की बात हुई थी। विवाह कौन सा? बाल विवाह। अब आ रहे हैं ना, कैसे आ रहे हैं? आपको ऐसे उत्तर याद हो जाएंगे। देख लो, एक बार, कई बच्चे ना मेरी वीडियो को 2 बार देख लेते हैं कि गुरुजी एक बार नहीं 2 बार में उन्हें पक्का याद कर लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित असत्य कथन है। 2005 के अधिनियम के तहत मार्च 2007 में इसका गठन किया गया। मतलब बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? 2005 में, हमने अभी क्लियर किया। उसके तहत क्या किया गया? उसके तहत क्या किया गया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना। आयोग कब बना? 2007 में बना। और यहां से प्रश्न पिछली बार आया था कि ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, एक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, आगे उस पर मैं बात आपको बता दूंगा कि ये जो 2007 में बना, 2005 के अधिनियम के तहत, क्योंकि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया तो अधिनियम बना दिया, उसके तहत लिखा कि एक अपने भी आयोग संस्था बनाएंगे ये इन चीजों को देखेगी। तो फिर कहा कि भाई आयोग होगा तो उसमें कौन कौन लोग, क्या एक तो बनाएंगे उसमें अध्यक्ष और 6 उसमें अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, क्या बालकों से संबंधित बात है? ठीक है, तो महिलाओं का होना बहुत जरूरी है, तो उसमें अनिवार्यता कर दी कि ये जो 6+1 कुल 7 लोग है ना, 6+1 कुल 7 लोग हैं इसमें, उसमें 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। पिछली बार यही पूछा था पिछली बार कि उस आयोग में कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है, तो 2। कुल कितने होते हैं? 7। 6 सदस्य, 1 अध्यक्ष। ठीक है जी, सभी कथन इसके क्या है? सत्य है। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित असत्य कथन है 2005 के अधिनियम के तहत। अच्छा, वो आ गया, वही प्रश्न आ गया दोबारा भी। अच्छा, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पिछली बार पूछा था, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पूछा था, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, ठीक है, 1098 नंबर पर। और वो महिला हेल्पलाइन नंबर भी है, वो दिया हुआ है, वो शायद कल ही नंबर लगेगा, आज क्लास फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आपको वो मजेदार नहीं रहता मैटर, ज्यादा लंबी क्लास आप झेल नहीं पाते। मैराथन क्लासें लगाऊंगा पूरी इंडियन हिस्ट्री की, पूरी पॉलिटी की, पूरी वो, फिर आप उसको तो आपको झेलना ही पड़ेगा, आपका रिवीजन होगा, पढ़ के आ जाना, अपने उसका शेड्यूल जारी कर देंगे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2010 में, तो राजस्थान राज्य का बाल अधिकार 2010 और राष्ट्रीय आयोग कब बना? वो 2007 में बना। कब बना? 2007 में बना। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समितियों का गठन, तो जब ये बना, आयोग बना दिया, तो कहते हैं कि हर जिले में अपने क्या करें? समिति बना दे बाल संरक्षण से संबंधित। उनका गठन 2013 में किया गया। 2017 में ना एक पेंसिल पोर्टल शुरू किया गया था, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये एक कि बच्चों से लेबर वर्क जो है, श्रम नहीं करवाना, बाल श्रम, इसके लिए एक पोर्टल की, उस पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हो कुछ भी, तो वो पेंसिल पोर्टल नाम से संबंधित, बाल श्रम से संबंधित पेंसिल पोर्टल है, 2017 में शुरू किया गया था। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो सत्य है। बच्चों की, अब आए हुए प्रश्न देख लेते हैं भाई, अपने आए हुए इसके बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? अभी हमने पढ़ा 1098। कौन सा? 1098, रीट 2022 शिफ्ट 2 में। भारत में लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम पोस्को, मैंने कहा पैक हो गया, तो 2000 में 6 जोड़े 2006 विवाह, और फिर 6 जोड़ेंगे 12 में वो पैक हो गया विवाह के बाद, तो 2012 आया था ना। तो हो सकता है बाल विवाह वाला पूछ ले 2006, बाल श्रम वाला पूछ ले 2000, वो पूछ सकता है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। तो इनको पक्का पक्का रख लेना है। राष्ट्रीय बाल, मेरी कही गई बातें आप लिख के अच्छे से 2-3 बार, जिस स्टाइल में मैंने याद किया कि 2005 में हमने 3 चीजें याद करनी है, 2000 वो फिर बाल से संबंधित दूसरी सारी 2000 का नोट श्रम करता है, और वो सारी एक जगह लिख देनी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कुल कितने हैं? कुल है जी 1 + 6 = 7, उसमें अनिवार्य है 2 महिलाएं। ठीक है जी। फिर आ गया सामाजिक न्याय से संबंधित, ये सामाजिक न्याय वाला प्रश्न आ गया, रीट 2017 लेवल 2 में आया हुआ। क्या कहता है कि सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, सिर्फ सामाजिक न्याय की बात की, ये कौन सा नहीं है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? 16(4) में है। आरक्षण वाली बात उसमें ही है ना, अवसर की समानता वाले, या कहीं और है? आप बता देना कहीं और हुई तो, क्योंकि आरक्षण की बात 16(4) में है, इसके लिए कोई अलग हो सकता है, हो जाए।
विधायिकाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण बिल्कुल दिया गया है सामाजिक न्याय को बनाने के लिए। और समान कार्य हेतु समान वेतन, ये कौन सा था अनुच्छेद भाई? समान कार्य हेतु समान वेतन, अनुच्छेद 39 घ। और बाल श्रम निषेध, ये तो बालकों से श्रम नहीं करवाया जाएगा, ये तो पता ही है आपको, अनुच्छेद 23 और 24 में बाल श्रम की बात की गई है। और भारी भरकम काम ये करवाना नहीं, अनुच्छेद 24 कहता है। तो इसका मतलब ये सामाजिक न्याय से संबंधित है। और ये समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये आर्थिक न्याय से संबंधित है। तो सामाजिक न्याय में ये तीन चीजें हैं, और ये समान कार्य समान वेतन ये सामाजिक न्याय से संबंधित नहीं है, आर्थिक न्याय की पैसा बराबर मिले। मान लो एक काम को औरत कर रही है और उसी काम को पुरुष कर रहा है, तो आपको पता है हमारे यहाँ एक रिवाज रहा है कि आप देखना स्कूल में अगर बालिकाएं पढ़ाती हैं, लड़कियां पढ़ाती हैं, उनको वेतन कम देते हैं, वही सब्जेक्ट लड़के पढ़ा रहे हैं उनको वेतन ज्यादा देते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। मजदूरी किसी तरह का काम है, तो ये एक आर्थिक न्याय की बात करता है, न कि सामाजिक न्याय। बालकों के अधिकार बिल कब अपने इसको अपनाया? 1992 में अपनाया गया था। ठीक है, का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? चलिए उत्तर बताएं जल्दी जल्दी। मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है, कौन सा कहता है अभी इस बात को? यह कहता है अनुच्छेद 42। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 42। अब देखते हैं भाई क्लास वगैरह का क्या टाइम हो गया, ज्यादा लंबी हो रही है, तो अपने स्वीप वाला और ये सारा का सारा ये एक प्रश्न लगवा देता हूं। स्वीप वाला मतदाता जागरूकता से संबंधित, आपको पता है झारखंड से ये शुरू हुआ था, राजस्थान ने 2013 में अपनाया था। निर्वाचन व मतदाता जागरूकता ये दो बिंदु बनते हैं, और मैंने ये प्रैक्टिकली काम किया क्योंकि ड्यूटी लगती है ना हमारी चुनाव में, कि वो पूरा आपको ऐसे पूरा अपने बनाएंगे चुनाव वाला बूथ। यहां पर पहले नंबर पर बैठा होता है PO1 जिसको कहते हैं वो मतदाता अधिकारी 1, फिर बैठा होता है 2 नंबर पे PO2, यहां बैठा होता है PO3। तो यह प्रश्न पूछा जाता है PO1 का काम क्या है, PO2 का काम क्या है, PO3 का। तो मतदाता से संबंधित कोई जागरूकता के लिए मिशन चला है, कोई लहर चली है, कोई कार्यक्रम चला है, या वो किस तरह से मतदान करवाना है, निर्वाचन करवाना है, निर्वाचन आयोग को कौन बनाता है, कितने मेंबर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में, कितने राज्य आयोग में, उनकी नियुक्ति कितने समय, ये सारी फिर क्या क्लास बड़ी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। उसमें बहुत सारी चीजें है ना, मैंने साथ में निकाल ली है, उसमें सारे तथ्य जो है ना, ये तो चलो प्रश्नोत्तरी आ गई, नीचे दी गई है स्लाइड, बहुत सारी स्लाइड है। तो कल क्लास में 8:30 वाली क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।